champions, my name is Tapesh Saxena and I am very sure that you must be keeping a very good care of your health and fitness and must be focusing on SNAP and Z. One very good news is there for you in case you have not filled the form of Z yet, then you must know that the registration deadline for the Z exam has been extended to 10th December 2024. तो अगर आपने अभी तक जेड का फॉर्म फिल नहीं किया है तो फटाफट फिल कर दीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू ऑल नो दैट जेड में हमारे पास एक्सएलआरआई एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूट होता है। एंड सिमिलरली स्नैप की जो डेडलाइन है वो तो फिनिश हो चुकी है, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो आपने स्नैप का तो फॉर्म डेफिनेटली फिल कर ही दिया होगा। और स्नैप की जो एग्जाम विंडो है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। So we are going to discuss each and everything about Snap, जो कि लास्ट मोमेंट पर आपकी प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट करेगी। और इस सेशन की सक्सेस इसी चीज में है कि अगर आप इस सेशन को देखने के बाद अपने स्कोर्स को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें, अपने स्ट्रैटेजी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें, थोड़ा और मैच्योरिटी के साथ एग्जाम के बारे में सोच सकें। ठीक है, तो इस सेशन को शुरू से आखिरी तक पूरा देखेंगे। छोटा सा ही सेशन है, एग्जाम टाइम पर आपका बहुत सारा समय लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो फटाफट अपन देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारा स्नैप का जो विंडो है, टेस्टिंग विंडो है, वो कैसी है। तो जो फर्स्ट टेस्ट है वो 8 दिसंबर को होने वाला है, सेकंड टेस्ट 15 और थर्ड टेस्ट 21 को होगा। हम सभी लोगों को पता है कि आप इसमें से किसी एक में, दो या तीन में, तीनों टेस्ट में अपियर कर सकते हैं जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल किया होगा। एंड देन डेफिनेटली उन सब में से आपका जो भी हाईएस्ट स्कोर आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड for like determining your rank, for determining your percentile. And then नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स का तो नहीं होगा, लेकिन जो हमारे टेस्ट पेपर्स हैं उसके बारे में उन्होंने जरूर बुलेटिन में लिखा है कि उसके डिफिकल्टी लेवल का जरूर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, विच मीन्स कि वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हर टेस्ट पेपर जो है वो एकदम सेम टू सेम डिफिकल्टी लेवल का हो। प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट इवन 95% भी अगर उन्होंने अचीव कर लिया सो दैट विल बी अ गुड पार्ट ऑफ द एग्जाम। देन इफ आई सी, तो रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन जनवरी 8। तो रिजल्ट्स के लिए आपको जनवरी 8 तक का वेट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट इफ आई सी, तो हमारे पास दूसरी चीज आती है कि स्नैप का एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से पैटर्न जो है वो एग्जाम पैटर्न स्नैप का लगभग ऐसा ही रहा है कई सालों से। तो आपको पता है कि इंग्लिश के अराउंड 15, अराउंड नहीं एग्जैक्टली 15 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी के आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे। और एआर और एलआर के भी 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। रिमेंबर, ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं। जैसे हमें कैट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें हमें आंसर्स लिखने पड़ते हैं, टाइप करने पड़ते हैं, वैसा यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सब एमसीक्यूज हैं, विच इज अ बेनिफिट फॉर अस बिकॉज वेन एवर दी आंसर ऑप्शंस आर देयर, हम हमेशा आंसर ऑप्शंस को यूज करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे तो हर राइट आंसर के लिए हमें 1 मार्क प्लस में मिलने वाला है और हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं निगेटिव में। ठीक है, ये माइनस है। और जो टेस्ट की टोटल ड्यूरेशन है वो है 60 मिनट्स। सो यू कैन इजीली सी कि हमारे पास 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम होगा। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई डोंट थिंक कि 1 मिनट बहुत ज्यादा टाइम होता है, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा भी मुझे नहीं लगता। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो आप ऐसा कर सकते हो, राइट। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम 60 में से करीब करीब 50 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जिसमें से हमारा स्कोर जो है वो 45 से प्लस आना चाहिए। अगर स्कोर 45 से प्लस आ जाता है तो 100% आपका SIBM और SCMHRD का कॉल जरूर आ जाएगा। तो SIBM और SCMHRD यही दो इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 20 में आ जाते हैं, जो कि स्नैप एग्जाम के अंडर में ही आते हैं। तो ऑब्वियसली यही हमारा प्राइम टारगेट है, बट इन केस 45 से थोड़ा कम भी होता है देन दी अदर इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो देयर, जो कि अगेन काफी अच्छे हैं टॉप 30 टॉप 40 में, तो उनकी रैंक वो हमेशा सिक्योर कर लेते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एग्जाम में, डेफिनेटली हमें इसे काफी सीरियसली लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रेंड एनालिसिस, जैसा कि आपको वीडियो का नाम दिखाई दे रहा है, सेशन का नाम दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखो।
राइट। पिछले 5 साल के पेपर्स को अच्छे से स्टडी करने के बाद ये पूरा डेटा मेरे हाथ में लगा है, मैंने खुद इसको समझा है, खुद इसको एनालाइज किया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए बच्चों की कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं। हमारा जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है वो बेसिकली दो भागों में बटा हुआ होता है। एक वो जिसका लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ प्योर लॉजिक होता है, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, प्रायर कोई भी नॉलेज होने की आपको जरूरत होती नहीं है, तो उसे हम एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, इसमें आप थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएं, थोड़ी सी चीजें पता करके जाएं, थोड़ी इसमें थ्योरी की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, एजम्पशंस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इन्फियरेंसेस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस आ जाएंगे, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिसीजन मेकिंग अगेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने अभी तक अपने अंदर ये आइडेंटिफाई किया है कि हम लैंग्वेज को लेके उतने कंफर्टेबल नहीं है, शायद हम इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं, शायद हमने कैट का एग्जाम दिया है एंड वी नो कि हमारी वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो इस पार्ट में हम थोड़ा सा संभल के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। यहाँ पर क्वेश्चंस को आंसर करते समय हमें डेफिनेटली थोड़ा अपने आप को ज्यादा अलर्ट रखने की जरूरत होगी। और बाकी जो एरियाज है इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली बड़े लॉजिक बेस्ड होते हैं, राइट। बात केवल इतनी सी है कि हमें स्पीड बहुत अच्छी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, एंड दैट इज व्हाई प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली के डेली बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत सारा जो एज है ओवर द अदर स्टूडेंट्स मिल जाएगा। लेकिन फोकस कीजिएगा। फोकस कैसे करेंगे कि जब भी हम टेस्ट वगैरह सॉल्व करते हैं तो अगर ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं तो क्लॉक हमारे सामने है ही, बट इन केस अगर हम ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं तो अपने सामने क्लॉक जरूर रखें और अपना सॉल्विंग टाइम हमेशा मेजर करते रहें। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि स्पीड इस एग्जाम का प्राइमरी एलिमेंट है। ऑब्वियसली एक्यूरेसी तो होना ही चाहिए, वो तो सारे ही एग्जाम्स में होता है, लेकिन इस एग्जाम में स्पीड विल प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। उसके लिए लगातार क्लॉक रख के ही क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बिना क्लॉक रखे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कीजिए। ठीक है। आपको टाइम हमेशा मेजर करते रहना है। और ये सारे टॉपिक्स जो है इनकेस, वैसे तो अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता ही है, इनकेस नहीं पता है तो सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आगे आने वाले दिनों में जो भी आपके पास बचे हैं एग्जाम से पहले। सिमिलरली अगर हम क्वांट में, डेटा इंटरप्रिटेशन में और डेटा सफिशिएंसी में बात करें तो बच्चों यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी जो है ये सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट होता है। इसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर हम यहाँ पर केयरफुल नहीं रहेंगे तो शायद हमारी एक्यूरेसी बिगड़ सकती है। ठीक है। तो इसमें केयरफुल रहना है, इसमें संभाल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एकदम जल्दीबाजी नहीं मचानी है। आप जहां जल्दीबाजी मचा सकते हैं वो प्राइमरीली आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होंगे, काफी इजी आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अलावा आपको रेशो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, राइट, ये सारा अरिथमेटिक का पार्ट है जो कि यूजुअली बहुत आसान होता है। इसमें आप आंसर ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, बहुत लॉजिकली कर सकते हैं। अभी हम लोग लेकर आने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सेशंस जिसमें हम ये सिखाएंगे भी कि आंसर ऑप्शंस का कैसे यूज किया जाता है, क्वेश्चंस में स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है। तो उन सेशंस को आप डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू यूज द आंसर ऑप्शंस, हाउ टू मैक्सिमाइज द स्कोर बाय मैक्सिमाइजिंग द सॉल्विंग स्पीड। सो दैट इज गोइंग टू बी देयर इन नेक्स्ट फ्यू डेज, है ना। तो चलो उसको ध्यान से करते रहेंगे, पूरे के पूरे सेशन जरूर अटेंड करेंगे। उसके बाद जो आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला एरिया है उसमें नंबर्स आ सकता है। अप टू सम एक्सटेंट नंबर्स के भी कुछ क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमें फंसाने वाले दिख सकते हैं। टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं। स्पीड स्पीड मेंटेन करना है तो शायद नंबर के क्वेश्चन हमें थोड़ा सा फंसा सकते हैं। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
फिर आपका लॉगरिथम हो गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गया, और समटाइम्स मॉडर्न मैथ्स में भी हमें थोड़े फंसाने वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सो बिलीव मी कि यहाँ पर अरिथमेटिक वाला पार्ट जो है वो काफी इजी रहता है, लेकिन बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पर जो पार्ट आसान है एग्जाम का उसमें टाइम बचाओ, वहां पर 30-30, 40-40, 50-50 सेकंड में क्वेश्चन आंसर कर सकते हो तो करो, और थोड़ा सा टाइम सेव करो। और जो थोड़ा सा मोर डिफिकल्ट पार्ट है एग्जाम का उसमें वो टाइम यूटिलाइज करो, वहां पे थोड़ा केयरफुल रहो। वहां पे 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा भी लगा दोगे तो अच्छा रहेगा, एक्यूरेसी आपकी बन जाएगी, है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन डेफिनेटली गो अबाउट इट। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो इंग्लिश वाला पार्ट, इंग्लिश में तो अभी तक जो हमारा ट्रेंड चला आ रहा है उसमें हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड और वोकेबलरी बेस्ड ही दिखाई देते हैं, बिकॉज एग्जाम का जो पेपर है वो बनाने वालों को भी ये पता है कि वो आपको बहुत सारा टाइम तो दे ही नहीं रहे हैं। तो एकदम सोचने वाले, रीडिंग करने वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको बहुत सारा समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चंस तो वो रखते भी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली फिर बच्चे अटेम्प्ट करेंगे भी नहीं, उनकी भी मेहनत बेकार होगी। तो यूजुअली हमारे पास ग्रामर बेस्ड और वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन हम हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल कम रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमें पैरा कंप्लीशन के या समरी वाले क्वेश्चंस या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो सकता है एक आसान सा पैचेज आ जाए, उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चंस आ जाए। तो ऐसी संभावनाएं यहाँ पर हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत कम दिया है, तो बहुत डिफिकल्ट चीजें तो नहीं आएंगी, लेकिन वो लोग डेफिनेटली स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर के साथ आपको सरप्राइज कर सकते हैं, फॉर विच यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड मेंटली, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि इंग्लिश में थोड़े बहुत सरप्राइजेस हमें मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं पूछी जा रही हैं और अचानक से हमारे पास आ सकती है। क्वांट में भी एक फैक्टर ये हो सकता है कि वो डेटा इंटरप्रिटेशन को बढ़ा दे, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैलकुलेशन के ऊपर ही सॉल्व करने होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके स्पीड को वो टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे सरप्राइजेस के लिए हम थोड़ा बहुत तैयार रह सकते हैं। इन एडिशन टू दैट अगर आप देखोगे तो एनालिटिकल रीजनिंग में आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा सरप्राइजेस की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पजल्स या लॉजिकल पजल्स या लॉजिकल रीजनिंग वाले पजल्स, वैसा पैटर्न यहाँ पे बनना बड़ा मुश्किल है, राइट, क्योंकि स्पीड बेस्ड टेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि वैसा होगा, यहाँ पे सिंगल सिंगल क्वेश्चंस आने की ही संभावना सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब कुछ स्कोर इम्प्रूवमेंट पॉइंटर्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए। पहली बात जो मैंने आपको पहले भी बताया कि टारगेट आपका 45 से प्लस होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपका जो फोकस है वो थ्योरी पे कम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर आपको ये प्रूव नहीं करना है कि आप मैथ्स के या रीजनिंग के या इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, आपको ये प्रूव करना है कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करना आते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। इसके बाद यहाँ पर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहा हूँ, इसको आप कान खोल के सुन लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करना है स्पीड बढ़ाने के लिए विद लाइक एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन एक्यूरेसी आल्सो। उसके बाद देखोगे तो कुछ हमारे पास प्लान्स होने चाहिए कि पेपर में जो भी सरप्राइजेस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो भी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको 4-5 हिंट तो दिए ही अभी, राइट। तो जो भी चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके लिए हमारे पास प्लान जो है वो पहले से रेडी होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को कैसे ऑर्डर करेंगे, किस तरीके से, किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कौन सी चीज पहले, कौन सी चीज बाद में, क्योंकि एग्जाम में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है और सेक्शनल कट ऑफ्स भी नहीं है, तो आप जो चाहे पेपर में से वो कर सकते हैं। सेक्शंस के बीच में स्विच भी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस एक साथ देख सकते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए चीजों को हैंडल करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो चांसेस नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है स्पीड बेस्ड टेस्ट में, बच्चे सोचते हैं कि अब हमसे स्पीड तो बढ़ नहीं रही तो चलो चांसेस ही ले लेते हैं, तुक्के लगा देते हैं, लेकिन उससे बच्चों संभावना बहुत कम है। मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, मॉडर्न मैथ्स में आता है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, और मेरे ख्याल से आपको पता है कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर
1000 लोग तुक्के लगाएंगे पेपर में तो शायद एक दो लोगों को फायदा होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा। और हम हमेशा मान के चलते हैं कि हम बाकी लोगों में ही हैं, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में तो रखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, चलिए उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे तो रिलैक्स्ड माइंड के साथ एग्जाम देने जाना बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जाम के कम से कम 24 घंटे पहले से आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो अगर आपका पहला टेस्ट 8 तारीख को है और आप देने वाले हैं, तो 7 तारीख से फिर आप पढ़ाई करना छोड़ देंगे। छोटी छोटी चीजें, मतलब जैसे वोकेबलरी थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, थोड़े बहुत मैथ्स के फॉर्मूले फिर से देख सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग को थकाने वाली कोई भी एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। एक रिलैक्स्ड माइंड जो है वो 100% परफॉर्मेंस आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए फॉलो करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, राइट, एग्जाम का सेंटर पता करना है, आपको एग्जाम में क्या कैरी करना है क्या कैरी नहीं करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे कोई भी चीज ऐसी ना बचे जो कि आपको पैनिक करे, राइट। तो पैनिक क्रिएट ना हो, इसका ध्यान हमें रखना है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस को हम ध्यान से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम में जाएंगे बहुत अच्छे दिमाग के साथ, रिलैक्स्ड माइंड के साथ, फोकस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहीं पर इस सेशन को फिनिश करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ वंडरफुल टाइम, प्रिपेयर वेल एंड परफॉर्म एट योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।